एक हमारे बड़े चाचा मुझे अक्सर मैसेज भेजते रहते हैं टीवी शो से पहले कि जी मेरे इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा। उनके सवाल दो छोटे छोटे सवाल हैं, मैं इसलिए फ़ौरन मेंशन करके उनका जवाब दे देता हूँ। उनका सवाल एक तो ये है कि अगर किसी के पास कोई ईयू नेशनल है और उसके पास यहाँ पे इंडेफिनिट लीव होती है, तो उन्होंने अगर स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई करना हो तो क्या उनको 18,600 की रिक्वायरमेंट पूरी करने की ज़रूरत है या नहीं है। अब ये याद रखें अगर कोई यूरोपियन नेशनल है, वो जब यहाँ पर आके अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रहे हों तो उनके ऊपर इमिग्रेशन रूल्स अप्लाई नहीं होते। सो वो अगर अपने स्पाउस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर वो फैमिली मेंबर का रेजिडेंस परमिट लेते हैं, रेजिडेंस परमिट अप्लाई करते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ वही करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर उस ईयू नेशनल ने यहाँ पे रहते हुए 5 साल गुजार लिए और उसके बाद उनको परमानेंट रेजिडेंस मिल जाता है और फिर वो अप्लाई करना चाहते हैं स्पाउस वीज़ा के लिए, स्पाउस वीज़ा इमिग्रेशन रूल्स के अंदर आता है। सो अगर वो कहते हैं कि जी मैं इंडेफिनिट लीव लेके इंडेफिनिट लीव के रूट पे अप्लाई करना चाहता हूँ स्पाउस वीज़ा के लिए, तो फिर आप उस तरफ जाते हैं। लेकिन वहाँ पे भी क्योंकि नेशनैलिटी आपकी यूरोपियन नेशनैलिटी ही रहती है, आपको वो चीज़ 18,600 आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। हाँ, अगर आपने 18 उसके यूरोपियन नेशनैलिटी गिव अप करके आपकी जब ILR हो जाती है या आपकी परमानेंट रेजिडेंस हो जाता है, उसके बाद आपने नेशनैलिटी यहाँ की ले ली, तो फिर 18,600 का इतलाक आपके ऊपर होगा। ओके जी, ये तो ये सवाल था। दूसरा सवाल ये था कि वो पूछ रहे थे कि जी अगर किसी के पास कोई EU नेशनैलिटी है तो वो ILR के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अब ILR से मैं यही समझ रहा हूँ आपकी मुराद है परमानेंट रेजिडेंस, बिकॉज अगर आप EU रास्ते को इख्तियार करते हैं तो 5 साल गुजारने के बाद आपको परमानेंट रेजिडेंस मिलता है। अगर आप इमिग्रेशन रूल्स को इख्तियार करते हैं तो वो जो आपका टाइम गुजरता है, जो भी आपका सेटलमेंट पीरियड होता है, वो गुजारने के बाद आपको इंडेफिनिट लीव मिलती है। सो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन या इंडेफिनिट लीव टू एंटर एक अलग चीज़ है और परमानेंट रेजिडेंस अंदर यूरोपियन लॉ एक अलग चीज़ है। दोनों का इफेक्ट सेम है, यानी आपका परमानेंट रेजिडेंस यहाँ की बन जाती है और उसके 1 साल के बाद अगर आप चाहें तो आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। सो यहाँ पे जो आप रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहे हैं वो तभी है कि अगर वो अपनी नेशनैलिटी गिव अप करके और उसके बाद फिर इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, नंबर 1 केस बेस पे अप्लाई करेंगे क्योंकि किसी कानून के अंदर नहीं आते, एंड नंबर 2 अगर वो उस पर जाना भी चाहते हैं तो उनको फिर इमिग्रेशन रूल्स के तहत नए सिरे से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा फ्रॉम ईयर 1। सो मेरा नहीं ख्याल आप वो करना चाहते हैं। ऑलराइट जी, पहला सवाल लेते हैं ब्रेक के बाद जी। हेलो हेलो जी, मिस्टर अली बुखारी। हेलो जी, मैंने आपसे पूछना था कि हमने ना 2004 में हम बहुत कम आ रही है आए थे। सॉरी, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है मुझे। आप किसी स्पीकर फोन वगैरह पे तो नहीं है? जी नहीं। ओके, चलें बताइए। अच्छा, हम 2004 में इंडिया से यहाँ पे आए थे और हमने 9 जुलाई 2012 के पहले हमने FLR फॉर्म लगा के जो फैमिली बेस पे था वो हमने केस डाला था, लेकिन हमें वो रिफ्यूज कर दिया गया था। और उसके बाद जो रिकंसिडरेशन, जो जुडिशियल रिव्यू सारा कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने हमें राइट ऑफ अपील दे दिया जुडिशियल रिव्यू वापस लेने के बाद। और हम फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल में गए और वहाँ पे जो हमारे लिए फैसला हुआ कि उन्होंने हमारे फीवर में फैसला दिया और होम ऑफिस जो था उन्होंने अपना केस जो था विदड्रॉ कर लिया था। उसके बाद होम ऑफिस ने दोबारा से फिर अपर ट्रिब्यूनल में जो केस उन्होंने दोबारा से डाल दिया था, लेकिन जो फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल में उन्होंने हमारे हक में जो फैसला दिया था कि आपका जो बच्चे हैं वो 7 साल से ज्यादा अरसा में हो चुका है, जो सारी चीजें थी उनके उसमें। और जो अभी अपर ट्रिब्यूनल में जो उन्होंने हमें जो आंसर दिया वो ये है कि उन्होंने बोला कि हमारे बच्चे यहाँ पे 7 साल से ज्यादा अरसा गुजार चुके हैं और हमने 2012 जो था 9 जुलाई 2012 से पहले केस डाला था और हमारा इतना टाइम वेस्ट किया वो भी आप देखें। और जो पहले जो जजेस ने फैसला किया है फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल ने, उसको भी देखे, उन्होंने सारा जो रॉ मटेरियल था उसको देख के फैसला किया है, इनके हक में दिया है। ये सारी चीजें उन्होंने दी है। आगे वहां से कि नहीं आया, क्या हुआ? नहीं, हम ये वेट कर रहे हैं कि अभी होम ऑफिस ने हमें कोई लेटर नहीं डाली। 2.5 मंथ हो चुके हैं और जैसे हमें फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल से यही लेटर आई थी कि ये जो चीजें आप सारी कुछ देखें, लेकिन हमें अभी तक कुछ लेटर नहीं है। आप बताएं कि हमारे लिए कुछ हो सकता है जहाँ ये कितने टाइम के बाद हम कुछ कर सकते हैं, या किसी को पूछ सकते हैं, या क्या ये सारी चीजें। ओके, आप मुझे अभी सिर्फ इतना बताएं कि होम ऑफिस को परमिशन टू अपील मिल गई है कि नहीं?
उसके बारे में तो हमें कुछ नहीं, अभी तक कोई लेटर चलो कुछ नहीं मैं अब आया आपको है। बताता हूँ, गौर से सुनो, यही मुझे जो मैं बताता हूँ वो गौर से सुनो और फिर अपने वकील के साथ जाके डिस्कस करना है ताकि आपको समझाया जाए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। आप जब फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल में जाते हैं, यानी आप इमिग्रेशन जज के सामने जाते हो, आपकी वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, आपका बैरिस्टर होता है, होम ऑफिस का बैरिस्टर होता है, जज बैठा होता है, आप होते हो, इंटरप्रेटर होते हैं, वहाँ पे पूरी बहस चलती है, वहाँ पे सारा केस आपका डिसाइड किया जाता है। वहाँ जज ने आपके हक में फैसला दे दिया। अब उस डिसीजन को चैलेंज करने के लिए होम ऑफिस को यह दिखाना पड़ेगा कि जज ने फैसला करने में कोई कानून अप्लाई करने की गलती की है, यानी मटेरियल एरर ऑफ लॉ किया है। अब वो एरर ऑफ लॉ क्या भला होगी, वो उनको देखना है, उसमें से डिसीजन में से निकालना है कि अगर जज ने कोई ऐसी चीज़ की कि जो कि एस्टैब्लिश कानून के खिलाफ है, तो फिर वो लीव टू अपील एप्लीकेशन डालते हैं और उस लीव टू अपील एप्लीकेशन के ऊपर अगर फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल का जज ये फैसला करे कि हाँ मुझे लगता है कि ये आर्ग्यूबल है, हो सकता है जज ने फैसला गलत किया है, तो फिर उनको लीव टू अपील मिलती है। अगर उनको लीव मिल जाती है अपील करने की अपर ट्राइब्यूनल में, तो फिर अपर ट्राइब्यूनल में आपकी दोबारा हियरिंग होती है। उस हेयरिंग पे आपका बैरिस्टर फिर जाता है, आप लोग भी जा सकते हैं, लेकिन आपने वहाँ पे फॉरेन एविडेंस देना नहीं होता। उस हेयरिंग पे आपका बैरिस्टर होगा, होम ऑफिस का बैरिस्टर होगा, जज होगा, कभी एक, कभी दो, कभी तीन, वहाँ बैठ के डिसाइड किया जाता है कि वाकई जज ने कोई एरर ऑफ लॉ किया या नहीं किया। अगर जज ने कोई एरर ऑफ लॉ किया होता है और वो मटीरियल एरर होता है, यानी उससे आपके डिसीजन पे फर्क पड़ रहा होता है, तो फिर आपका डिसीजन सेट असाइड कर दिया जाता है और फिर जज कहता है या कहते हैं कि जी हम इस केस का फैसला नए सिरे से करेंगे, अब हमें सारा एविडेंस दोबारा से दो और दोबारा इसके ऊपर बहस करो। आपके केस में अब आपने बताया कि जी 2-2.5 महीने हो गए हैं, अभी तक आपका कुछ आया नहीं है। पहली चीज़ तो ये चेक करनी है आपने कि आपको परमिशन उनको होम ऑफिस को ग्रांट की गई है या नहीं। हो सकता है आप हेयरिंग का इंतज़ार कर रहे हो, जो आपको हेयरिंग डेट आनी है, अब वो आपके वकील से आपको बेहतर पता चलेगा, क्योंकि आमतौर पे 2.5-3 महीने नहीं लगते परमिशन की एप्लीकेशन डिसाइड करने में। आमतौर पे हम जब आपकी लीव टू अपील की एप्लीकेशन डालते हैं तो जज ने जिसने फैसला करने की परमिशन आगे ग्रांट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वो आमतौर पे 2-3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में वो फैसला कर देता है और इतनी देर में हमें डिसीजन आ जाता है। आपका ये जो आप कह रहे हैं कि 2.5 महीने से ज़्यादा हो गया है, ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है। हो सकता है अभी तक ना हुआ हो, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ये हुआ होगा कि उन्होंने परमिशन या तो दे दी है और आप हेयरिंग का इंतजार कर रहे हैं, या परमिशन रिफ्यूज़ हो चुकी है और आप स्टेटस पेपर्स का इंतजार कर रहे हैं। आइदर वे आप कोर्ट में ज़रूर फ़ोन कर सकते हैं, आप वहाँ से ज़रूर पता कर सकते हैं, आपके वकील की तरफ से भी किया जा सकता है, आपकी अपनी तरफ से भी किया जा सकता है। और अगर कोर्ट से भी कोई आपको अच्छा जवाब नहीं मिलता जिस पे आप कहो कि अच्छा अब मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो फिर अपने एमपी के पास चले जाएं। अपनी एमपी के पास जाके उसको कहें कि वो पूरी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन लेके आपको बताएं कि एक्चुअली किस चीज़ में इतना टाइम लग रहा है, किस चीज़ में इतनी देर हो रही है। आपका केस स्ट्रॉन्ग लग रहा है क्योंकि जज की तरफ से अलाउ कर दिया गया है। अगर उसने कोई डिसीजन लिखते हुए कोई बोंगी नहीं मारी तो होपफुली एवरीथिंग विल बी ऑल राइट और आपको उसमें स्टेटस जरूर मिल जाना चाहिए। ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, मैं लंदन से मदिया बात कर रही हूँ। आई हैव 2 क्वेश्चन सर। जी बताएं। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि मैं सितंबर में इधर आई हूँ यूके में ऑन स्पाउस वीजा। कब आई हैं? मैं लास्ट ईयर सितंबर में यूके में आई हूँ ऑन स्पाउस वीजा जी, और मेरा स्पाउस वीजे पे आई हूँ मैं जी। समझ गया, आगे जी। और मेरा वीजा जो है वो 33 मंथ्स का है। इसके बाद मेरे हस्बैंड ने जो है वो रिन्यू कराना है जी। और अभी मैं जो है वो इंग्लिश का कोर्स कर रही हूँ, ई सोल एंट्री 3। तो मेरा सवाल ये है कि ये B1 के इक्वल है? अच्छा जी। और ये जो लेवल 3 है इसमें ओनली जो है वो रीडिंग और स्पीकिंग है, नॉट राइटिंग और रीडिंग नहीं है। हाँ। और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये कि हाउ आई एम एक्सपेक्टिंग अ बेबी, तो मैं जो कोई मेडिसिन लेती हूँ ये मुझे फ्री मिलती है, तो ये कोई इफेक्ट तो नहीं करेगा? ओके। और कुछ? क्योंकि मैं काम नहीं कर रही, मेरे हस्बैंड काम कर रहे हैं, ही इज डूइंग गुड जॉब, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर रही। ठीक है। और कोई चीज आपने पूछनी है? नहीं जी, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम जी। पहला जो आपका मैं आंसर दे दूं वो आपके दूसरे सवाल का आंसर है। आपने पूछा कि आप एक्सपेक्ट कर रही हैं, आप प्रेग्नेंट हैं और आप जो मेडिकेशन वगैरह लेती है वो आपको फ्री मिलती है, तो वो आपके बेनिफिट्स वगैरह के अंदर तो नहीं आता, उसमें तो नहीं आपको इफेक्ट करेगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। बिकॉज प्रेगनेंसी के अंदर जो आपको मेडिकेशन फ्री मिलती है और आपका डेंटल ट्रीटमेंट फ्री हो जाता है, वो सारा कुछ NHS के अंदर रेगुलेशंस के अंदर आता है। उसका आपका इमिग्रेशन स्टेटस के साथ कोई ताल्लुक नहीं और ना ही ये बेनिफिट्स के अंदर काउंट होता है। डोंट वरी अबाउट दैट, वहाँ पर आप बिल्कुल क्लियर हैं।
जो दूसरा आपने सवाल पूछा कि जी आप 33 मंथ्स का आपका वीज़ा लगा है और आपने अभी अप्लाई करनी होगी एक्सटेंशन, क्योंकि आप आई हैं सितंबर 2013 में, सितंबर 2014 अभी गुजर गया, सितंबर 2015 में जाके आपने बल्कि उसके भी थोड़े टाइम के बाद आपने अप्लाई करना होगा, क्योंकि आपको 2.5 साल का वीज़ा मिलता है इसमें। अब आप जो अपना इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट कर रही हैं वो आपने पूछा B1 के इक्विवेलेंट है कि नहीं। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पता कि लेवल 3 ईसोल का B1 पे आता है कि नहीं, प्रॉबली आता होगा बिकॉज लेवल 3 काफ़ी हायर लेवल में चला जाता है, लेकिन मैं इस पर आपको कोई हतमी बात नहीं कहना चाहता, क्योंकि जो सारे डिफरेंट टेस्ट प्रोवाइडर्स होते हैं, टेस्ट सेंटर्स होते हैं, उनका अपना अपना तरीका होता है मार्किंग करने का और एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करने का। अब ये जो आप B1 की बात करते हैं ये CEFR के अंदर आता है, इक्विवेलेंस बिटवीन द यूरोपियन कंट्रीज एंड थिंग्स लाइक दैट, कोई इस तरह का वो एक कॉमन फ्रेमवर्क ऑफ यूरोपियन लैंग्वेजेस, कुछ इस तरह की चीज़ है। एनीवे, वो जो बात है उस लेवल को आपने देख के चलना है कि उस लेवल के अंदर आप कौन सा टेस्ट कर रहे हैं, वो टेस्ट सेंटर से आपको पता चल जाता है। सो आपको सिंपल चीज़ क्या करनी है, जो आपका मैं जवाब देना चाहता हूँ, सिंपल चीज़ आपने ये करनी है कि जहाँ से आप ईसोल लेवल 3 कर रही हैं उनसे आप जाके पता कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि भाई होम ऑफिस की जो इक्विवेलेंस रिक्वायर्ड है, क्या ये टेस्ट उसके ऊपर पूरा आता है, क्योंकि मैंने कल को अप्लाई करना है अपनी एक्सटेंशन के लिए। सो अगर वो कहते हैं जी आता है, वो आप उनसे इन राइटिंग ले लीजिए एंड यू आर फाइन। अगर वो कहते हैं कि नहीं आता तो वो आपको बता देंगे क्या चीज़ होती है और फिर आपको उस पर कर लेना चाहिए। मेरा ख्याल है ये आपके लिए बेहतर रहेगा, बजाय से कि मैं कोई हवा में तीर चला दूँ जो कि सही निशाने पर ना बैठे जाके। ऑलराइट जी, अगला सवाल लेते हैं। हेलो जी। हेलो हेलो जी। हाँ भैया, मैं मयूब, कैसे हो? ठीक हो? ओके, ठीक ठाक, आप बताओ। मैं बस ठीक है। मैं मैनचेस्टर से बोल रहा हूँ भैया। मैंने EU नेशनल से शादी की थी लास्ट ईयर को। मेरा शादी को खत्म हुए 1 साल हो गया। मैंने रिफ्यूजल भी 1 साल हो गया। उन्होंने रिफ्यूजल में ये मांगा था कि तुम्हारी बीवी जो सैन फ्रांसिस्को है उसका हमारे पास वो प्रूफ नहीं है, इनवॉइस नहीं है, उसके बिजनेस का भी बिजनेस अकाउंट नहीं है, रिसीव नहीं है। ये मांगा था मुझसे, ये रिफ्यूजल में ये दिखा था कि तुमने ये भेजा नहीं है, इसलिए मुझे रिफ्यूज किया। तो मेरे सॉल्यूशन अपील की, अपील का भी 1 साल पूरा हो गया इस और हियरिंग में भी नेक्स्ट मंथ जाना है मुझे। तो मैंने ये सारा कुछ बिजनेस अकाउंट सब कुछ कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या कि मैंने बिजनेस जब रिफ्यूजल आया उसके बाद नेक्स्ट मंथ को बिजनेस चेंज कर दिया और बिजनेस चेंज करे भी 9 महीने हो गए। तो अब क्या मसला उसका? पहले का मुझे कुछ मांगेंगे बिजनेस के? मैं टीवी पे सुनना चाहता हूँ। आप मुझे पहले ये तो बताओ, आपने अभी पहले शुरू में ये नहीं कहा कि शादी खत्म हो गई है? नहीं, शादी चल रही है अभी तो। आई एम सो सॉरी, मुझे लगा कि जैसे आपने शुरू में कहा कि शादी खत्म हुआ 1 साल हो गया। नहीं, शादी हुए 1 साल हो गया। अच्छा, शादी हुए 1 साल हुआ, अच्छा खत्म हुए नहीं। चलो, शादी अभी अल्लाह करे आपका बहुत चले। नहीं, शादी हुए 1 साल हो गया, लेकिन 2 साल से इकट्ठा रहने का हमारे साथ सारा कुछ ठीक है। चलो, अब आप टीवी पे जवाब सुनो, मैं आपको जवाब देता हूँ इसका। जब आप एप्लीकेशन कोई भी करते हो, जब आपने यूरोपियन नेशनल से शादी करने के बाद आपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज करते हुए यूरोपियन नेशनल्स के साथ शादी की और उसके बाद आप अप्लाई करते हैं फॉर डिपेंडेंट वीज़ा या जो फैमिली मेंबर रेजिडेंस परमिट होता है, उसके लिए आपको प्रूव ये करना है कि एक तो ये कि वो ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रही है यानी वो या तो जॉब कर रही है, या वो स्टूडेंट है, या वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, या पर्सन ऑफ इंडिपेंडेंट मीन्स है, जो कुछ भी जिस रास्ते से भी जाना चाहते हैं वो चीज़ आपने करनी है। अब आपने बताया कि आपने अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन दी उन्होंने कहा वो काफ़ी नहीं है। सो अब आपने नई इन्फॉर्मेशन बना ली। जो मुझे आपका सवाल समझ आता है वो सिर्फ ये है कि आपने कहा कि आपने जब एप्लीकेशन की थी उस वक्त काम कुछ और था, अब जब आप देखते हो तो पिछले 9 महीने से बिजनेस चेंज हो चुका है और आप कुछ और कर रहे हो। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपकी इन कंट्री अपील है। सो इन कंट्री अपील का मतलब ये होता है कि जब आपकी हेयरिंग अगले महीने होगी तो उस हेयरिंग पे जब आप जाते हैं तो वहां जाके आप उनको दिखा सकते हैं कि जी उस वक्त ये सिचुएशन थी, बीच में ये सिचुएशन हुई और आज ऑन द डेट ऑफ द हेयरिंग ये सिचुएशन है। सो उस इंफॉर्मेशन को और उस सिचुएशन को देखते हुए जज ने फैसला करना होगा कि आपके केस में जान बनती है कि नहीं। आपने बताया शादी आपकी चल रही है, 1 साल हुआ आपकी शादी हुए हुए, 2 साल से ज़्यादा हो गया आपकी कोहैबिटेशन करते हुए यानी इकट्ठे रहते हुए, तो ये सब कुछ तो आपके फेवर में ही जाता है ना। अगर आपकी रिलेशनशिप पे कोई डाउट नहीं है उनको तो घूम फिर के बाद सिर्फ आ जाती है आपकी ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज करने पे। सो अगर आप कोर्ट में जाते हो, कोई मान लो वहाँ पे वो कहते हैं नहीं जी ये गलत है वो गलत है, हम नहीं मानते, कोई भी चीज़ ऐसी हो जाती है,
आप आराम से कहें ठीक है, थैंक यू वेरी मच। रिफ्यूज़ कर दिया आपने, ये तो मानते हो ना कि जेन्युइन रिलेशनशिप है, बस मुझे इतना ही चाहिए। क्योंकि आप वहाँ से बाहर निकलो, आपकी वाइफ जाती है मैकडोनल्ड्स में, वहाँ जाके जॉब ले लेती है, उसको वहाँ पे वो अगर 6 पाउंड घंटे पे भी जॉब मिलती है, तो अगर वो वहाँ पे 2 हफ्ते की पे स्लिप्स दिखा दे जाके, तो आपके स्टेटस को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज करने वाली बात उसने दिखा दी वहाँ जाके। सो आपका जो मेन मकसद है इस केस को चलाने का और जो मेन डिफ़िकल्टी आपको आ सकती है वो सिर्फ रिलेशनशिप के ऊपर आ सकती है। अगर रिलेशनशिप उन्होंने मान लिया और कहा कि नहीं जी काम पे हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप फट दूसरी एप्लीकेशन कर सकते हो और ऐसे करके आपको स्टेटस मिलेगा। अगर किसी और को नहीं समझ आती, मेरे पास ले आना, मैं बैठ के आपको समझा दूंगा। ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाजी साहब, मोहम्मद बात कर रहा हूँ ब्रैडफोर्ड से जी। छोटे छोटे मेरे क्वेश्चन है। मैंने रिसेंटली शादी की है पाकिस्तान से, हाँ और मुझे असल में थोड़ा बहुत पता है कि कैसे अप्लाई किया जाता है स्पाउस वीजे के लिए, लेकिन अगर आप ब्रीफली मुझे थोड़ा सा इसके लिए इन्फॉर्म कर दें कि कौन सा फॉर्म मुझे यूज करना पड़ेगा। देयर आर सर्टेन मेथड्स ऑनलाइन के, आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भी भरना है, फिर आपने कुछ मैं ब्लॉग भी पढ़ता हूँ, वो बड़े कंफ्यूजिंग है। तो अगर आप इसको काइंडली प्रोफेशनली तरीके के साथ जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें तो मेरे लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा। कि आया उसमें मेरी वाइफ को, शी इज डूइंग एमए इंग्लिश फ्रॉम नंबर, पाकिस्तान से वो मास्टर्स कर रही है, तो क्या उनको इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना, इज इट नेसेसरी, इज इट मैंडेटरी? चले, what I'll do is, काफ़ी सारे सुनने वालों को भी फ़ायदा हो जाएगा। सो I'll just go through everything। मैं आपको हर चीज़ एक दफ़ा जल्दी से बता देता हूँ, अब आप बैठे गौर से सुन लीजिएगा। स्पाउस वीज़ा के लिए जब आपने अप्लाई करना है, नंबर 1, आपकी एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा होना है वो आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं। आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन ही करनी है जो आपने स्पाउस वीज़ा के लिए, स्पाउस ऑफ अ पर्सन प्रेजेंट एंड सेटल्ड इन द यूके, वो वाला फॉर्म आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, नंबर 1 तो वो चीज़ है। नंबर 2, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। आपकी तरफ से जो अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी करनी है वो ये है कि अगर आप ब्रिटिश नेशनल हैं और आपकी वाइफ ने आपको ज्वाइन करना है, तो यू नीड टू शो कि आपके पास 18,600 से ज़्यादा की इनकम है। अगर वो इनकम आपके पास नहीं, तो जो भी आपकी शॉर्टफॉल होती है उसको आप मल्टीप्लाई करें 2.5 से और ऐड कर दें 16,500 पे, और वो जो आपका टोटल बनता है वो आपकी सेविंग्स होनी चाहिए जो आपने कम से कम 6 महीने से रखी हुई हैं। ये आपकी दूसरी चीज़ आ जाती है। सो अगर आप काम नहीं कर रहे और आप सिर्फ सेविंग्स के ऊपर चलना चाहते हैं, तो कुछ 65-66,000 पाउंड अगर आपके पास अकाउंट में पड़ा हुआ है पिछले 6 महीने से, तो उसी बेसिस पे भी आपका काम हो सकता है। तीसरी चीज़ आपने पूछा है इंग्लिश लैंग्वेज का, कि जी वहाँ पे मास्टर्स कर रही हैं तो क्या उनको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ कहता हूँ, अक्सर लोग सुनते हैं उसको और फिर वो ज़रा हैरान होकर देखते हैं मुझे कि क्या बात कर रहा है। होम ऑफिस को मैं कई दफ़ा ट्रीट करता हूँ जैसे वहाँ छोटे छोटे नन्हे नन्हे दूध पीते बच्चे बैठे हैं। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम से, कुछ उनका अपना दिमाग नहीं चलता है, उनको अभी बोलना भी सही तरह नहीं आता, उनको अभी कुछ समझ भी सही तरह नहीं आती। उनके सामने उन्होंने इस तरह के पेपर रखे हुए हैं कि जी इस पेपर के ऊपर ये 4 चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आपकी कोई एप्लीकेशन आती है और ये 4 चीज़ें नज़र आ जाएं तो बड़े बड़े टिक मार्क्स लगा के इसके ऊपर, ये एप्लीकेशन के ऊपर स्टेटस दे देना। अगर इनमें से कोई चीज़ ऐसे ना नजर आए और थोड़ी सी भी टेढ़ी मेढ़ी नजर आए तो आपका दिमाग इतना नहीं कि आप उसके ऊपर फैसला कर सको, इसलिए उसको रिफ्यूज़ कर दो। ये मुझे नजर आता है कि होम ऑफिस का एक तरीका बन चुका हुआ है। हाई कमीशन का तो इससे भी ज़्यादा बुरा हाल है। सो मैं ये चीज़ कहता हूँ, किसी भी सूरत में कोई भी एप्लीकेशन कर रहे हो उसको सिंपल रखो। आपको पता है कि जी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आपने करना ही करना है, आपको पता है कि कौन से लेवल पे आपने उसको करना ही करना है। अब अगर आप कहो कि जी टेक्निकली अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर मास्टर्स कर रही हैं तो शी शुड बी इक्विवेलेंट, मैं भी एग्री करता हूँ, इक्विवेलेंट तो होना चाहिए। लेकिन अगर वो इंग्लिश मास्टर्स करते करते शाम को जाके एक जगह पे टेस्ट दे ही दें और उनके पास टेस्ट सर्टिफिकेट हो जो आप साथ लगा दें उस छोटे से बेबी के लिए जिसने आपके फैसला करना है एप्लीकेशन के ऊपर, तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसको वो फौरन नजर आ जाएगा, ये देखो जी सर्टिफिकेट है, ये इसके ऊपर लेवल लिखा हुआ है, वैलिड सर्टिफिकेट है, बस ठीक है, मेरा टिक मारने की जगह बन गई और उसने टिक मारना। अगर आप उससे कहते हैं कि नहीं जी यूके नारे की इक्विवेलेंस देखो, फिर फाइंड आउट जी कि यूनिवर्सिटी एग्रीड सही है कि नहीं है, क्या ये यूनिवर्सिटी को एक्सेप्ट वो करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या ये इंग्लिश में डिग्री पढ़ाई गई है, क्या ये इतनी देर की डिग्री थी कि आपका टाइम फ्रेम उसके अंदर काउंट हो, तो आपने कितना कॉम्प्लिकेट कर दिया उस बेचारे को। वो तो बेचारा बच्चा नैपी करने चला जाएगा चेंज,
इतना आपने उसका हशर खराब कर दिया। कहने का मेरा मकसद ये है कि सिंपल रखें चीज़ों को। आपने जो भी एप्लीकेशन करनी है जितनी सिंपल तरीके से और जितने अच्छे तरीके से आप वो रिक्वायरमेंट्स उनकी पूरी कर दें उतना अच्छा होगा। एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे वार्निंग देना चाहता हूँ, आप ये जो ब्लॉग्स पढ़ते हैं ना, ये ब्लॉग्स बड़े खतरनाक होते हैं। ब्लॉग से आपको फ़ायदा भी बहुत होता है, आई एम श्योर, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, लेकिन ब्लॉग्स खतरनाक इसलिए हैं कि मेरे पास जितने पढ़े लिखे लोग आते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा सर दुखाते हैं, क्योंकि उन्होंने आके ये ब्लॉग्स पढ़ पढ़ के एक चीज़ को उधर उधर को उधर जोड़ा होता है, और वो सारी खिचड़ी बना के ब्लॉग्स में भी वही चल रही होती है और फिर अपने केस को भी वही बर्बाद करती है। आपको मैं सिर्फ इतना मशवरा दूंगा, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको अपेंडिक्स की पेन होगी तो आप छुरी कांटा लेके खुद ही नहीं शुरू हो जाएंगे ऑपरेशन करना, आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएंगे। वही आपको यहाँ पे करना चाहिए। आपने स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। अब वो ज़माने गए कि जी एप्लीकेशंस बिल्कुल सिंपल होती हैं और एक कॉमन सेंस से आपने उसको चल के फॉलो करना है, और जिस बंदे ने उसको बैठ के पढ़ना है उसने भी कॉमन सेंस से उसका फैसला करना है। ऐसी चीज़ नहीं होती। अब ये है, दे आर लुकिंग एब्सोल्युटली सर्चिंग फॉर एनीथिंग जिस पे वो आपको रिफ्यूज कर सकें। आप कोई भी चीज करें, इतनी सी आपने गलती की, एप्लीकेशन रिफ्यूज्ड, अपीलों के चक्कर, पैसे वेस्ट, हर चीज खराब। उससे बहुत बेहतर है किसी प्रोफेशनल के पास जाइए, किसी वकील के पास, किसी हकीम वकील के पास नहीं जाना, सही वकील के पास जाइए जो अपना काम जानता हो, और उसको जाके अपनी एप्लीकेशन दीजिए। वो आपको जो भी अपना 500,000 चार्ज करेगा वो पैसे दें और अपना काम करवा लीजिए। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि एक बंदा जो अपना काम दिन रात करता है और जानता है, वो आपके केस को ज़्यादा स्मूथली कर देगा। सिर्फ रिक्वायरमेंट से दोबारा बोलता चलूँ, 18,600 की रिक्वायरमेंट आपकी पेपर्स की है। आपने, अगर आप जॉब करते हैं तो आपने 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट्स लगानी है, 6 महीने की पे स्लिप्स लगानी है, एम्प्लॉयर की कन्फर्मेशन लगानी है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको 2 साल का एविडेंस देंगे कि जी ये 2 साल से मेरी एवरेज इनकम क्या बनती है। अब एक साहब थे, उन्होंने HSMP पे काम किया। HSMP पे उनको अपनी इनकम 56-58,000 दिखानी थी। उसके बाद उनको वो इंडेफिनिट लीव मिल गई, एकदम से उन्होंने इनकम अपनी गिरा दी। अब उनकी इनकम आ रही है कोई तकरीबन 20,000 के पास। अब वो परेशान फिर रहे थे कि जी क्या हशर होगा। तो मैंने उनको फिर यही बताया कि भाई आपकी जो 20,000 और 50,000 पिछले साल का है, उसको अगर आप मिला के एवरेज निकालते हैं तब भी आप 35 से ऊपर चले जाते हैं। अगर आप 35,000 पे पहुंच रहे हैं तो यूर ऑल राइट। कहने का मकसद क्या है कि आपकी एवरेज देखी जाती है पिछले 2 साल की, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड पे चल रहे हैं। तीसरी चीज़, अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है लेकिन सेविंग्स मौजूद हैं, तो 6 महीने की सेविंग्स आपके अकाउंट में हो तो उसके ऊपर भी आपका काम हो जाता है, क्योंकि आप बता सकते हैं कि जी मेरी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स यहाँ से पूरी होती। ओके, आप वो भी चीज़ कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का मैंने आपको बता दिया, जो आपने करना है वो इंग्लिश लैंग्वेज का बड़ा एक सिंपल सा टेस्ट होता है स्पाउस वीज़ा के लिए। वो B1 लेवल या C1 लेवल या C2 लेवल के ऊपर नहीं जाता, वो A1 A2 लेवल के दरमियान रहता है। आपने वो चीज़ करनी है। वो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट करने के बाद अब आपने स्पाउस वीज़ा का भी अप्लाई कर दिया, आपके बाकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होगी। जो शादी की रिक्वायरमेंट है आपकी, वैलिड एंड जेन्युइन मैरिज होनी ज़रूरी है, एंड प्लस सबसिस्टिंग होनी ज़रूरी है। वैलिड का मतलब कानूनी तौर पे क्या वैलिड शादी की है आपने। नंबर 2, जेन्युइन मैरिज, कि क्या आपने जानते बूझते हुए शादी की है, कि आपने आगे भी इकट्ठे रहना है, जेन्युइनली शादी ही की है, कोई पेपर मैरिज के लिए तो नहीं किया। एंड नंबर 3, सबसिस्टिंग, क्या जिस टाइम से आपकी शादी हुई है उस टाइम से आप एविडेंस दिखा सकते हैं कि आपकी शादी कायम है, यानी आप लोग आपस में बातचीत करते हैं, आप आपस में एक दूसरे से मिलते हैं या कांटेक्ट रखते हैं, जो कुछ भी। अब वो सारा कुछ आप लगा के अब वैलिडिटी ऑफ मैरिज प्लस फाइनेंसेस करके और इंग्लिश लैंग्वेज पूरी करके आपका काम हो जाएगा। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक विद दैट। कुछ और पूछना हो तो आप हमारे किसी भी ऑफिस में हमसे रब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन, मेरा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। कोशिश मेरी यही होती है कि हम आपको ज़रूर हर हफ्ते जवाब दिया करें। अगर कोई आपको जवाब ना मिले तो आप दोबारा हमें ईमेल कर दीजिएगा, और ये ऊपर डांट के ईमेल कीजिएगा कि मैंने पहले किया था, मुझे जवाब नहीं मिला, तो मैं कोशिश करूँगा आपको फ़ौरन उसका जवाब ज़रूर मिल जाए। जिस तरह से मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा, इस हफ्ते से हमारा टाइम टेबल चेंज हो रहा है ऑफिस के लिए। मैं खुद हर हफ्ते हर ऑफिस के अंदर जाके अपॉइंटमेंट्स करता हूँ, लेकिन अगर मैं खुद एक ऑफिस के अंदर मौजूद नहीं हूँ तो वहाँ पे और लोग मौजूद होते हैं जो आपसे मिल सकते हैं, जो आपसे बातचीत कर सकते हैं और आपको रास्ता दिखा सकते हैं। अगर मेरे से ही सिर्फ मिलना है, मंडे फिंचली, ट्यूसडे इल्फर्ड गैंडसेल ऑफिस में, वेंसडे इंशाल्लाह साउथ हॉल ऑफिस में, थर्सडे मैनचेस्टर में, और इंशाल्लाह फ्राइडे वापस फिंचली में। अब मेरा ख्याल है आज के प्रोग्राम का टाइम अब ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी वक्त इसी जगह दोबारा मुलाकात होगी। अब तो इतने सालों से कहता आ रहा हूँ कि अब तो एक आदत सी बन गई यही जुमला बोलने की।
इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।